नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 मित्रों यदि क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मित्रों आज की क्लास में मित्रों हम लोग डीपली डिस्कशन प्रतिदिन करेंगे। एमसीक्यू विथ थ्योरी, मतलब जितने भी प्रश्न हम एमसीक्यू मित्रों आपको लाएंगे उस सभी प्रश्नों का मित्रों जो है आपको थ्योरी भी बताते जाएंगे, ताकि एक भी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम में मिस ना कर पाए। मित्रों आज के पहले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे, और पहले प्रश्न को मित्रों पढ़ने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों शेयर कीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दें। आज का पहला प्रश्न आपका है कि प्रति म या वराली म प्रयुक्त होता है उत्तरी संगीत में, पाश्चात्य संगीत में, लोक संगीत में या दक्षिणी संगीत में। मित्रों वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों हम बताएंगे। तो मित्रों प्रति म या वराली म प्रयुक्त होता है तो मित्रों दक्षिणी संगीत में। किसमें होता है? दक्षिणी संगीत में। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। प्रति म व वराली म प्रयुक्त होता है दक्षिणी संगीत में। उत्तरी संगीत में प्रति म को तीव्र में कहा जाता है, तीव्र म कहा जाता है, और लोक संगीत में तथा पाश्चात्य संगीत में प्रति म का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। मित्रों अंतर्गंधार, पंचश्रुति, ऋषभ, सी में आपका है काकली निषाद, डी में मित्रों तीव्र मध्यम। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि इनमें से एक दक्षिणी संगीत का स्वर नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। दक्षिणी संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं है। मध्यम स्वर का प्रयोग उत्तरी संगीत पत्ती में किया जाता है। ठीक है मित्रों, अंतर गंधार का काकली निषाद तथा पंचश्रुति ऋषभ स्वर दक्षिणी संगीत के पद स्वर में है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है। दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है तबला, ढोलक, मृदंग या फिर मित्रों घटतम। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृदंग। मित्रों आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य मृदंग है। तबला और ढोलक जो है मित्रों उत्तरी संगीत पद्धति का अवनद वाद्य है, तथा घटतम मित्रों अवनद वाद्य है ये नहीं है। तो घटतम जो है से अवनद वाद्य है नहीं, और ढोलक और तबला और ढोलक जो है मित्रों उत्तरी संगीत पद्धति का है। इस प्रकार दक्षिणी संगीत पद्धति का अवनद वाद्य कौन हो गया? तो मृदंग हो गया। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित है। दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित है 12, 10, 19, 20। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। दक्षिण संगीत में मेलों की संख्या कितनी है? तो मित्रों 19 है, और उत्तरी संगीत में मित्रों कितना है? तो 10 है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर सी आपका सही हो गया। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि दक्षिण ताल पत्ती में कुल ताले हैं। दक्षिण ताल पत्ती में कुल ताले हैं 8, 12, 7 और 6। ठीक है मित्रों दक्षिण ताल पत्ती में कुल ताल कितने हैं? तो मित्रों दक्षिण ताल पत्ती में कुल तालों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों सातों ताल का नाम आपके सामने मित्रों लाकर रख दिए हैं। दक्षिण ताल पत्ती में कुल 7 ताल होते हैं। पहला ध्रुव ताल, दूसरा का मठ ताल, तीसरा का मित्रों रूपक ताल, चौथा आपका झम ताल, पांचवा त्रिपुर ताल, आठवां सातवां मित्रों अर्थ ताल, और सातवां नंबर में एक ताल। इस प्रकार मित्रों सातों ताल के आपके सामने नाम रख दिया गया। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। इनमें से एक दक्षिण ताल पत्ती की ताल है झप ताल, झम ताल, चार ताल, धमार ताल। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों झंप ताल। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? तिलाना मित्रों
निम्न में से किस पत्ती में प्रचलित गायन शैली है? उत्तरी पत्ती, पाश्चात्य पत्ती, लोक पत्ती या दक्षिणी पत्ती? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पद्धति। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। तिलाना दक्षिणी संगीत पत्ती में प्रचलित गायन शैली है, जबकि तिलाना को उत्तरी संगीत पत्ती में तराना कहा जाता है। तिलाना नामक गायन शैली का प्रयोग पाश्चात्य पत्ती और लोक संगीत में नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। ए में आपका भारतखंडे पत्ती, बी में पुलस्कर पत्ती, सी में मित्रों अष्टाप पत्ती, डी में है मित्रों आपको वेलम पत्ती। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टाप पद्धति। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि अष्टाप पद्धति को पाश्चात्य पद्धति का प्रकार कहते हैं। भारतखंडे पद्धति हिंदुस्तानी पद्धति तथा पलुस्कर पद्धति को मित्रों दक्षिणी पद्धति के नाम से जानते हैं। वेलम कोई पद्धति नहीं है। मित्रों पुनः एक बार क्लियर कीजिएगा, अष्टाप पद्धति को मित्रों पाश्चात्य पद्धति का प्रकार को कहते हैं। भारतखंडे पद्धति को मित्रों हिंदुस्तानी पद्धति और पलुस्कर पद्धति को मित्रों दक्षिणी पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा में होगी? ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा में होगी? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 5। ठीक है मित्रों क्लियर कीजिएगा। व्याख्या पर पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन में तिगुन 5 मात्रा में आएगी। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है। मतंग साहब द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है। ए में आपका नाट्य शास्त्र, बी में विदेशी, सी में राग तरंगी, डी में मित्रों संगीतांजलि। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है। तो मित्रों मतंग साहब द्वारा रचित इनमें से जो मित्रों ग्रंथ है विदेशी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों बारीकी से व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। मतंग जी द्वारा रचित ग्रंथ विदेशी है। विदेशी मित्रों 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। विदेशी क्या शताब्दी में लिखा गया था? 6ठी शताब्दी में मित्रों लिखा गया था। इस ग्रंथ में द्वादश मूर्छनावाद का वर्णन मिलता है। भरत साहब जो है नाट्य शास्त्र का, भरत साहब नाट्य शास्त्र की मित्रों रचना किए हैं। ठीक है। इस प्रकार राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक मित्रों लोचन साहब किए हैं। कौन के राग तरंगिणी के लेखक? लोचन साहब। और संगीतांजलि के जो मित्रों लेखक हैं ओमकार नाथ ठाकुर। संगीतांजलि के लेखक कौन है? ओमकार नाथ ठाकुर। यहाँ पर क्लियर भी किया हुआ है। नाट्य शास्त्र के भरत साहब, विदेशी के मतंग साहब, राग तरंगिणी के लोचन साहब और संगीतांजलि के ओमकार नाथ ठाकुर। मित्रों मतंग साहब द्वारा इनमें से रचा हुआ किताब कौन है? तो विदेशी है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। कुवाड़ लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। लयकारी 3/2 की लयकारी, 5/4 की लयकारी या डी में मित्रों 5/3 की लयकारी। तो मित्रों कुवाड़ लय को मित्रों हम लोग जो व्यक्त करते हैं 5/4 की लयकारी। ऑप्शन नंबर मित्रों आपका सी सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इनमें 1 ग्राम का प्रकार नहीं है, मतलब ग्राम की संख्या मित्रों कुल 3 है। तो कौन इसमें से ग्राम नहीं है? षडज ग्राम होता है, मध्यम ग्राम होता है, गंधार ग्राम होता है। मित्रों पंचम कोई ग्राम नहीं है। पंचम कोई ग्राम नहीं है, अर्थात बी मित्रों आपका आंसर सही है। ठीक है। बी क्या आंसर है? सही मित्रों पंचम कोई ग्राम नहीं है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इनमें से एक क्लियर कीजिएगा मित्रों कि इनमें से एक थाट नहीं है। इनमें से एक थाट नहीं है। भैरव थाट, असावरी थाट, पूर्वी थाट या ललित थाट। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि इनमें से एक थाट नहीं है, मतलब मित्रों इनमें से कौन है जो थाट के अंतर्गत मित्रों नहीं आता है? मित्रों बताते चले कि ललित कोई थाट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। बाकी भैरव थाट है, असावरी थाट है, पूर्वी थाट है, परंतु ललित कोई थाट नहीं है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। ललित एक राग का नाम है। ललित किसका नाम है? राग का नाम है। भारतखंडे जी के अनुसार 10 थाट में भैरव थाट, असावरी थाट और पूर्वी थाट का नाम मिलता है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा
कि इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार कौन है? ए में आपका किशन महाराज, बी में गुदई महाराज, सी में मित्रों ननकू महाराज और डी में आपका बिरजू महाराज है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन जो है एक नाट्य कलाकार भी हैं। तो मित्रों बिरजू महाराज जो है मित्रों नाट्य कलाकार भी हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं, जबकि किशन महाराज, गुदई महाराज तथा ननकू महाराज मित्रों प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो कि बनारस घराने से संबंधित रखते हैं। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के नृत्य कलाकार भी हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि गंझप्पा ताल में मात्राएं हैं। गंझप्पा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? 10, 12, 15, 16। गंझप्पा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? 10, 12, 15, 16। मित्रों बताते चले कि गंझप्पा ताल में मित्रों मात्रा की संख्या जो होती है आपको मित्रों 15 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले इसकी व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। गंझप्पा ताल में 15 मात्राएं हैं। यह पखावज की ताल है। गंझप्पा ताल में 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। मित्रों गंझप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 15 मात्रा होती है और 4 विभाग होते हैं। 10 मात्रा सुल ताल में होता है, 12 मात्रा मित्रों 4 ताल में होता है तथा 16 मात्रा 3 ताल में होता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न की व्याख्या था। मित्रों आपको बताते चले कि अगले प्रश्न पर केयर दीजिएगा कि जत ताल में खाली है 5वीं मात्रा पर, बी में आपका 7वीं मात्रा पर, सी में 9वीं मात्रा पर, डी मित्रों 13वीं मात्रा पर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जत ताल में खाली है। तो मित्रों बताते चले कि जत ताल में जो खाली होता है मित्रों 9वीं मात्रा पर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर दीजिएगा कि जत ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होता है। जत ताल 16 मात्रा की ताल है। जत ताल को ठुमरी गाय के साथ बजाया जाता है। जत ताल तबले की ताल है। जत ताल में मात्रा 16 विभाग और 4 ताली मित्रों जैसे 1, 5, 13 पर खाली और 9 पर मानी जाती है। 9 खाली किस मानी? 9 पर मित्रों मानी जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर कीजिएगा कि भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? सहायक नाद, ग्राम, मूर्छना, सारना, चतुष्टय। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरत साहब ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारना चतुष्टय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे सारना चतुष्टय कहते हैं। सहायक नाद, ग्राम तथा मूर्छना भरत जी ने बिना पर प्रयोग नहीं किया है। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। राग जिनमें 2 से अधिकों रागों का मिश्रण हो मित्रों उसे क्या कहते हैं? राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे मित्रों क्या कहते हैं? शुद्ध राग, छैलौं राग, संकीर्ण राग या परमेल प्रवेशक राग। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो मित्रों उसे हम लोग संकीर्ण राग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकीर्ण राग। नहीं, जिन राग में मित्रों 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकीर्ण राग कहते हैं। व्याख्या पर कर दीजिएगा। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। शुद्ध राग में किसी राग का मिश्रण नहीं होता है। छैलौं राग में दूसरे राग की छाया आती है तथा परमेल प्रवेशक राग में मित्रों एक राग दूसरे राग में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। अगले प्रश्न को मित्रों केयर कीजिएगा। इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं सारंगदेव, भरत साहब, अहोबल साहब या दामोदर साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। तो मित्रों बताते चलें कि नाट्य शास्त्र के जो मित्रों लेखक हैं आपको भरत साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर कह दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत जी माने जाते हैं। यह ग्रंथ 3री शताब्दी में लिखी गई थी। कितनी शताब्दी में? 3री शताब्दी में मित्रों लिखा गया था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ को प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है। सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ, दामोदर जी ने संगीत दर्पण ग्रंथ तथा अहोबल जी ने संगीत परिजात ग्रंथ की मित्रों रचना किए हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक कौन है? इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक कौन है? लोचन साहब, दामोदर साहब, भारत खंडे साहब या फिर अहोबल साहब।
मित्रों फट से बताइए कि इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग तरंगिणी के लेखक जो है मित्रों आपको लोचन साहब है। ये पहल आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक लोचन जी माना जाता है। संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक मित्रों दामोदर साहब हैं और संगीत परिजात के लेखक मित्रों अहोबल साहब हैं तथा क्रमिक पुस्तक मलिका ग्रंथ के लेखक मित्रों भारत खंडे साहब हैं। नहीं मित्रों हम बार बार बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन सभी प्रश्नों का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बताएंगे मित्रों। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है ऑर्डर भी यदि मित्रों आप बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 मित्रों यदि निकालना चाहते हैं तो मित्रों आप मेरे द्वारा तैयार किया गया न्यू पैकेज मित्रों तैयार किया गया है, उस कोर्स को मित्रों आप जरूर खरीद लीजिए। इससे मित्रों आपको संपूर्ण चीज मिलेगा, जैसे म्यूजिक भी मिलेगा विथ डिटेल्स डीपली, जीके जीएस की क्लास में मित्रों मिलेगा, मैथ्स की क्लास में मित्रों मिलेगा। और शिवानी मैम जो है मित्रों 30 नंबर का जो है हिंदी और इंग्लिश जो पूछता है वो भी मित्रों आपको पढ़ाया जाएगा। सभी पैकेज मित्रों एक ही साथ आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा इस नंबर पर। मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, तत्काल मित्रों आपको हर तरीका की सुविधा दिया जाएगा। प्रश्न आपका है कि पंडित दामोदर ने लिखा है, मतलब पंडित दामोदर साहब द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें से कौन है? नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण या परिजात। तो मित्रों बताते चले इस संगीत दर्पण के लेखक जो है मित्रों दामोदर साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पंडित दामोदर जी ने संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना की है। भरत जी जो है नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की है। सारंग देव जी जो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की तथा अहोबल जी जो है संगीत परिजात ग्रंथ की रचना किए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि अकबर के दरबारी गायक कौन थे? अकबर के दरबारी गायक कौन थे? तानसेन, रहीम सेन, बीरबल या हरिदास है? मित्रों फट से बताइए कि अकबर के दरबारी गायक कौन थे। तो मित्रों बताते चले कि अकबर के जो है मित्रों दरबारी गायक हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तानसेन। अकबर के दरबारी गायक कौन है? तो तानसेन। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। अकबर के दरबारी गायक तानसेन माने जाते हैं। तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास है मित्रों गुरु थे इनके। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पंडित पलुस्कर इस घराने से जुड़े हुए थे। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि पंडित पलुस्कर का संबंध मित्रों किस घराने से है? ए में पटियाला घराना, बी में किराना घराना, सी में मित्रों आगरा घराना, डी में ग्वालियर घराना। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित पलुस्कर साहब का संबंध किस घराने से है। तो मित्रों पंडित पलुस्कर साहब का संबंध मित्रों ग्वालियर घराना से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पंडित पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से जुड़े थे। पलुस्कर जी को पटियाला, किराना तथा आगरा घराने से संबंधित नहीं थे। पलुस्कर जी ने कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना भी की है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था? ए में मित्रों विष्णु नारायण, बी में दिगंबर पलुस्कर, सी में विष्णु राय, डी में मित्रों चतुर पंडित है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट में मित्रों यह प्रश्न पूछा भी है कि पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था। तो मित्रों पंडित भारत खंडे जी का उपनाम था चतुर पंडित। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। भारत खंडे जी का उपनाम चतुर पंडित था। भारत खंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना की है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि चिंकारी से कौन सा स्वर निकलता है? चिंकारी से कौन सा स्वर निकलता है? ए में आपका प है, बी में म है, सी में ग है, डी मित्रों सा है। मित्रों बताते चले कि चिंकारी से जो मित्रों स्वर निकलता है उसको मित्रों हम लोग सा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। चिंकारी से तार सा का स्वर निकलता है। चिंकारी के तार का प्रयोग सितार वाद में किया जाता है। सितार एक तत्ववाद के अंतर्गत आता है। सितार किस वाद के अंतर्गत आता है? तत्ववाद के अंतर्गत मित्रों आता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। पेशकारा निम्न से संबंध है। पेशकारा निम्न से संबंध है पखावज, तबला, ढोलक या नाल। पेशकारा मित्रों निम्न से संबंधित है तो पखावज, तबला, ढोलक या नाल। तो मित्रों बताते चले कि पेशकारा का संबंध मित्रों जो है आपको केयर कीजिएगा तबला से है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। पेशकारा तबलावाद से संबंधित है। तबला एक अवनतवाद है। तबलावाद पर स्वतंत्र वादन का प्रारंभ पेशकारा के द्वारा किया जाता है।
पखावज, ढोलक तथा नाल वाद्य पर पिचकारा नहीं बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। पहला मित्रों है लय लयकारी, दूसरा का तिहाई चक्रधार, चौथा मित्रों मोहरा और मुखड़ा, तीसरा मोहरा और मुखड़ा, और मित्रों डी नंबर में आपका टुकड़ा और गत है। मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा लय लयकारी, ये फल आंसर मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, तिहाई निम्न से संबंधित है। तिहाई मित्रों इनमें से किससे संबंधित है। तबला से, पखावज से, तबला और पखावज दोनों से, या मित्रों किसी से नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तिहाई मित्रों किससे संबंधित है। मित्रों बताते चले एक चीज और कि तिहाई जैसे दो प्रकार के होता है, दमदार तिहाई और बेदमदार तिहाई। तो मित्रों तिहाई का जो संबंध है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको तबला और पखावज दोनों से है। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। तिहाई का संबंध मित्रों किससे है, तो तबला और पखावज से। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। तिहाई तबला और पखावज दोनों से संबंधित है। तिहाई का अर्थ है कि किसी बोल को बिना परिवर्तन के धा सहित 3 बार बजाया जाए, उसे क्या कहते हैं, तिहाई कहते हैं। तिहाई कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, तबले की जन्मभूमि मानी जाती है। मतलब तबला मित्रों जन्मभूमि किस देश में है, इराक में, भारत में, पाकिस्तान में या ईरान में। मित्रों बताते चले कि तबला का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो साहब का। इस प्रकार मित्रों अमीर खुसरो साहब जो थे भारत के थे, तो तबला का जन्म भी कहाँ हुआ, भारत में ही हुआ। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है। कल्लू खां, तुलुन खां, सिद्धार्थ खां या फिर मित्रों रोशन खां। मित्रों फट से बताइए कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि दिल्ली घराने के संस्थापक जो है मित्रों आपको सिद्धार्थ खां है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, दिल्ली घराने को पश्चिम बाज भी कहा जाता है। मित्रों को एग्जाम में पूछ सकता है कि दिल्ली घराने को और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बाज के नाम से जाना जाता है। कल्लू खां और बुल्लन खां तथा रोशन खां दिल्ली घराने के संस्थापक नहीं माने जाते हैं। दिल्ली घराने को किनार की बाज भी कहते हैं। दिल्ली घराने को किनार की बाज मित्रों कहते हैं। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, करताल श्रेणी का वाद्य है। करताल मित्रों किस श्रेणी का वाद्य है। तत्त है कि घन है कि अवनद है कि सुशील है। फट से मित्रों आंसर बताइए कि करताल किस श्रेणी का वाद्य है। तो मित्रों बताते चले कि करताल जो है मित्रों आपका ऑप्शन नंबर सी मतलब अवनद श्रेणी का मित्रों वाद्य है। करताल किस श्रेणी का वाद्य है, तो अवनद श्रेणी का वाद्य है मित्रों। मित्रों इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, करताल घन श्रेणी का वाद्य है। सॉरी मित्रों इस प्रश्न का आंसर जैसे गलती भुला गया है, ध्यान दीजिएगा। करताल जो है मित्रों आपको घन श्रेणी का वाद्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि करताल घन श्रेणी का वाद्य है। सितार वाद्य, तबला, अवनद वाद्य तथा शहनाई एक सुशील वाद्य के अंतर्गत मित्रों आता है। सितार किसके अंतर्गत, तत्वाद्य, तबला जो है अवनद वाद्य और शहनाई किसके अंतर्गत आएगा, तो सुशील वाद्य के अंतर्गत आएगा। परंतु करताल किसके अंतर्गत आएगा, तो घन वाद्य के अंतर्गत मित्रों आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर मित्रों सही है। बाकी मित्रों सी जो है गलत आंसर है। अगले प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, तानसेन, समोखन सिंह, ब्रजचंद्र व श्री चंद्र राजपूत गायन शैली से संबंधित हैं। तो मित्रों ध्रुपद, धमार, होली या चतुरंग। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपल। ध्रुपद से मित्रों सभी विद्वान संबंधित हैं। एपल आंसर आपका मित्रों सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि तानसेन, समोखन सिंह, ब्रजचंद्र व श्री चंद्र राजपूत ध्रुपद गायन शैली से संबंधित हैं। ध्रुपद के साथ खुले ताल बजाए जाते हैं। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज वाद्य बजाया जाता है। तानसेन, समोखन सिंह और ब्रजचंद्र व श्री चंद्र राजपूत ने धमार, होली और चतुर गायन शैली को नहीं कहा गया है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस घराने के बोल प्रमुखता आड़ लय में होता है। किस घराने का बोल प्रमुखता आड़ लय में होता है। फर्रुखाबाद घराना, दिल्ली घराना, पंजाब घराना या फिर अजराड़े घराना।
मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस घराने के बोल प्रमुखता आड़ लय में होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ से आड़ लय, अ से अजराड़ा, इसे याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि अजराड़ा घराने का बोल प्रमुखता आड़ लय में होता है। फर्रुखाबाद, दिल्ली और पंजाब घराना अतुल्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब आड़ लय का प्रयोग मित्रों नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। अनुद्रुत, लघु, खाली या काकपद। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, खाली। ठीक है मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, खाली दक्षिण पद्धति ताल का अंग नहीं है। दक्षिण ताल पद्धति में मित्रों 6 अंग माने गए हैं। दक्षिण ताल पद्धति में कितने अंग माने गए हैं? 6 अंग माने गए। 6 को मित्रों नाम हम बताएंगे और बार बार हम बता रहे हैं कि मित्रों जितना भी प्रश्न में एमसीक्यू लाएंगे मित्रों उसका सभी का डिटेल्स भी बताएंगे। पहला मित्रों नाम है, ठीक है, अनुद्रुतम, दूसर का है द्रुतम, तीसर का मित्रों लघु, चौथा है गुरु, पांचवा है पलुतम और छठा मित्रों काकपदम। ठीक है इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मित्रों सुमेलित नहीं है। अवनव जैसे पखावज, सुशील बांसुरी, घन सहनाई और मित्रों तत्व जो है से सारंगी। तो मित्रों बताइए कि इसमें से कौन आंसर सही है। तो कौन ऐसा डाटा है मित्रों जो एक साथ सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो मित्रों सहनाई घनवाद नहीं है। सहनाई जो है मित्रों घनवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है मित्रों क्लियर कीजिएगा, सहनाई एक सुशील वाद है जबकि सहनाई यहाँ कौन वाद दे दिया है? घनवाद दे दिया है। मित्रों क्लियर कीजिएगा व्याख्या पर, सहनाई घनवाद नहीं है। सहनाई मित्रों सुशील वाद है। ताल पखावज तबला पखावज और अमनदवाद है। ठीक है मित्रों बांसुरी एक सुशीलवाद है तथा सारंगी एक तत्ववाद है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है पलटा का द्रुत रूप रौ है। बी में है लगी का द्रुत रूप लड़ी है। सी में है अंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है। डी में है ताल के 10 प्राण है। मित्रों बताइए कि इसमें से कौन आंसर गलत है। तो मित्रों सी नंबर मित्रों आपका गलत असत्य है कि अंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है, यही आपका क्या है? गलत नहीं आता है। ठीक है इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा कि धमार ताल को एक आवर्तन में आड़ किस स्थान से प्रारंभ हो कि सम पर आए। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 42/3, बी में 22/3, सी में मित्रों 11/3, डी में आपका 17/3। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल 42/3। ठीक है मतलब 14 भी आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि झपताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है मित्रों फट से बताइए कि झपताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मित्रों ए में आपका है यह 10 मात्रा की ताल है। बी में आपका इसकी 5, इसकी दुगुना 5 मात्रा में आएगी। सी में मित्रों इसकी तिगुना 4 मात्रा में आएगी। डी में इसकी कुआड़ 8 मात्रा में आएगी। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले 39 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मित्रों इसकी तिगुन 4 मात्रा में आएगी, यही मित्रों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है? असत्य। बाकी सभी के सभी मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं। 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं। ए में मित्रों आपका फर्द है, बी में गत है, सी में चौपाल है, डी मित्रों आपका परण है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 4 बाग के बोल जो है मित्रों गत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्या कीजिएगा कि ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत आता है। चतुरस, बी में मिश्र, सी में खंड, डी मित्रों संकीर्ण। बताइए मित्रों कि ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत मित्रों आता है। तो मित्रों बताते चले कि ताल दीपचंदी मित्रों मिश्र जाति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि ताल दीपचंदी मिश्र जाति के अंतर्गत आता है। चतुरस जाति में पवर्ण, खंड जाति में
5 वर्ण और संकीर्ण जाति मित्रों 9 वर्ण होते हैं तथा मिश्र जाति मित्रों 7 वर्ण का प्रयोग होता है। और द्विचंदी ताल मित्रों 3 जाति और चतुर्रस में चतुर्रस जाति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए द्विचंदी ताल को मिश्र जाति भी कहते हैं। द्विचंदी ताल को मिश्र जाति भी मित्रों कहा जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि अजराडा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है। अजराडा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है, दिल्ली, पंजाब, पूर्व या पश्चिम। ठीक है मित्रों, तो आपको बताते चलें कि मित्रों दो ही इसमें मित्रों ऐसा है जो है मित्रों घराना का नाम है दिल्ली घराना और पंजाब घराना, बाकी पूरा वो पश्चिम मित्रों घराना कोई नाम ही नहीं है। तो मित्रों अजराडा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है, तो मित्रों बताते चले कि अजराडा घराना मित्रों पश्चिमी बाज के अंतर्गत मित्रों आता है। ठीक है, पश्चिमी बाज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अजराडा घराने के संस्थापक सिताब खां थे, सिताब खान माने जाते हैं। अजराडे घराने का संस्थापक कौन है, सिताब खां मित्रों माने जाते हैं। अजराडा घराना में आड़े लय का प्रयोग किया जाता है। अजराडा अ से आड़े लय। दिल्ली बाज को भी मित्रों पश्चिमी बाज कहते हैं। लखनऊ बनारस तथा फर्रुखाबाद को मित्रों पूर्व बाज कहते हैं। और पंजाब बाज एकमात्र बाज है। ठीक है मित्रों, पंजाब बाज एकमात्र स्वतंत्र बाज है। नहीं, पंजाब बाज जो है एकमात्र स्वतंत्र बाज है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है। सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है, आचार्य भरत साहब, बी में मतंग साहब, सी में जयदेव साहब, डी मित्रों सारंग देव साहब। फट से मित्रों बताइए कि सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो मित्रों बताते चलें कि सप्त अध्यायी ग्रंथ के जो मित्रों रचयिता हैं उनका नाम मित्रों सारंग देव साहब। ठीक है, अब मित्रों हम लोग जानेंगे कि सप्त अध्यायी ग्रंथ आखिर किसको बोला जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सप्त अध्यायी ग्रंथ के रचयिता मित्रों सारंग देव जी को माना जाता है। सारंग देव जी ने स्वर अध्याय, राग अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय तथा नृत्य अध्याय और जैसे प्रबंध अध्याय तथा प्रकीर्ण अध्याय की भी रचना सारंग देव साहब किए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है तबले के कुल कितने घराने हैं। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं बताते हैं तो बहुत दुख की बात है कि तबले के कुल कितने घराने हैं। तो मित्रों बताते चले कि तबले के कुल 6 घराने हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। तबला यहाँ पर होगा, तबले के कुल 6 घराने माने गए हैं। 6 घराना का नाम मित्रों को दे दिए। पहला दिल्ली घराना, दूसरा का लखनऊ घराना है, तीसरा का मित्रों अजराडा घराना, चौथा फर्रुखाबाद घराना, 5वां बनारस घराना डी में और 6ठा मित्रों पंजाब घराना है। मित्रों इस प्रकार तबले के कुल कितने घराने हैं, तो 6 घराने और 6 घरानों का नाम मित्रों आपको दे दिए। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि ब्रह्मताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 27 मात्रा, 26 मात्रा, 22 मात्रा या 28 मात्रा। मित्रों फट से बताइए कि ब्रह्मताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों बताते चले कि ब्रह्मताल में कुल 28 मात्रा होती है और मित्रों 14 विभाग होते हैं। ब्रह्मताल तबले की ताल है। ब्रह्मताल मित्रों कौन कौन से मित्रों मात्राएं होते हैं, सारा का सारा मात्राएं मित्रों आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तबले का जन्म निम्न से किस स्थान पर हुआ था। दिल्ली, लखनऊ, बनारस या अजराडा। मित्रों बताते चले कि तबले का जन्म जैसे इसके पहले हम कुछ देर पहले प्रश्न बताया तो उसमें भारत बताए थे। और भारत में मित्रों प्रॉपर जगह का नाम पूछ दिया है कि तबले का जन्म मित्रों किस स्थान पर हुआ था। तो मित्रों तबले का जन्म आपको दिल्ली में हुआ था। कौन किया था, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा तबले का जन्म जो मित्रों कौन किया था बताइए। तबले का जन्मदाता जो मित्रों माना जाता है आपको बहुत अच्छा अमीर खुसरो को माना जाता है। तबले का जन्म मित्रों दिल्ली स्थान पर हुआ था। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है, तो सिद्धार खां है। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है, तो सिद्धार खां है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि पखावजवाद किस वर्ग में आता है। पखावज मित्रों किसके अंतर्गत आएगा। मित्रों तत्ववाद, अवनतवाद, सुशीलवाद या घनवाद। फट से मित्रों बताइए कि पखावज जैसे किस वाद के अंतर्गत आएगा। तो मित्रों पखावज जो है मित्रों अवनतवाद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पखावज अवनत वर्ग के अंतर्गत आता है। तानपुरा तत्ववाद तथा बांसुरी सुशीलवाद तथा मित्रों मंजीरा जैसे घनवाद के अंतर्गत मित्रों आता है। इस प्रकार मित्रों आप पैकेज को मित्रों जरूर खरीद ले। बार बार मित्रों हम बोल रहे हैं इस नंबर से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको मित्रों तत्काल मित्रों जवाब दिया जाएगा।
और मित्रों पैकेज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। संपूर्ण बीपीएससी का कोर्स मित्रों आपको बहुत कम शुल्क मित्रों करवा दिया जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सभी लोग आगे की ओर बढ़े और सभी लोग पढ़े। ठीक है, 7 स्वरों के समूह को कहते हैं राग कहते हैं, संगीत कहते हैं, सप्तक कहते हैं या थाट कहते हैं। मित्रों फट से बताइए कि 7 स्वरों के समूह को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 7 स्वरों के समूह को जो मित्रों हम लोग बोलते हैं सप्तक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न में मित्रों आंसर साइलेंट था इसमें कि 7 स्वरों के समूह को क्या बोलते हैं, तो सप्तक बोलते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को राग, थाट तथा संगीत नहीं कहते हैं। थाट से राग की उत्पत्ति हुई है, संगीत में थाट राग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु मित्रों कौन थे, तो मित्रों बताते चलें कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के जो मित्रों गुरु थे वजीर खां, हाफिज अली खां, अमीर खां, मित्रों रईस खां। और से मित्रों बताइए कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे। तो मित्रों बताते चले कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के जो गुरु थे वजीर खां थे। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु का नाम वजीर खां है। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर घराने से संबंधित है। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित है, तो मैहर घराने से मित्रों संबंधित है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया है। मित्रों नारद साहब, लोचन साहब, मतंग साहब या दतिल साहब। मित्रों फट से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतंग साहब। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि गायकी की किस विद्या में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब गायकी की कौन सी मित्रों ऐसी विद्या है जिसमें मित्रों तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला आपका ख्याल है, दूसरा का ठुमरी है, तीसरा का मित्रों टप्पा है, चौथा आपका ध्रुपद है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि गायकी के किस विद्या में तानों का प्रयोग नहीं होता है। तो मित्रों ध्रुपद में मित्रों तान का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, गायकी के ध्रुपद विद्या में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ख्याल, ठुमरी तथा टप्पा गायकी में तानों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि पंडित विश्व मोहन भट्ट इनमें से एक वाद्य बजाते थे। मतलब पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए में वायलिन, बी में सितार, सी में गिटार, डी में तबला है। तो मित्रों पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध जो है मित्रों जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, यह जैसे गिटार वादक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित विश्व मोहन भट्ट गिटार वाद्य बजाते हैं। एन राजन वायलिन तथा मित्रों पंडित रविशंकर साहब सितार और जाकिर हुसैन साहब क्या बजाते हैं, तो तबला वादक हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग तिलंग में प्रयोग होता है। राग तिलंग में प्रयोग होता है। ए में मित्रों दोनों गा, बी में तीव्रमा, सी में कोमल धा और डी में मित्रों दोनों नी। मित्रों फट से बताइए राग तिलंग में प्रयोग होता है। तो मित्रों राग तिलंग में जो मित्रों प्रयोग होता है दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि राग तिलंग में दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। तिलंग राग खमाज थाट का राग है। तिलंग राग की जाति औड़ो तथा गायन समय मित्रों रात्रि का दूसरा प्रहर है। ठीक है मित्रों तिलंग राग का वादी ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाती है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा। मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है। राग मारवा में वर्जित स्वर है। ए में आपका ग है, बी में आपका म है, सी में प है, डी में आपका नी है। मित्रों फट से बताइए राग मारवा में वर्जित स्वर मित्रों किसको बोलते हैं। वर्जित स्वर मित्रों उसको बोला जाता है जिसका मित्रों प्रयोग नहीं किया जाता, उसको क्या बोलते हैं, वर्जित स्वर या फिर मित्रों विवादित स्वर भी बोला जाता है। तो मित्रों राग मारवा में मित्रों जो वर्जित स्वर है आपको प है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि राग मारवा में वर्जित स्वर प है। राग मारवा मित्रों मारवा थाट का राग है। मारवा राग की जाति साडो और वादी में रे तथा संवादी ध माना जाता है। मारवा राग को दिन के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। मारवा राग को दिन के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। मारवा राग में
में मित्रों जैसे ग और म तथा नि स्वर वर्जित नहीं है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर, यही मित्रों आपको सभी प्रश्नों का मित्रों आंसर है। मित्रों स्क्रीनशॉट लेकर जरूर मिला लिया कीजिए। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों, कमेंट कीजिए। मित्रों छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि मित्रों यदि बीपीएससी आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आप जरूर हमारे द्वारा बनाया गया पैकेज को मित्रों खरीदें और व्हाट्सएप ग्रुप में मित्रों जरूर जुड़ें, ताकि मित्रों आपको कम समय में मित्रों अधिक से अधिक सभी मित्रों टॉपिक को मित्रों हम तैयारी करवा देंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।